हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है अगस्त 28। इंपॉर्टेंट न्यूज़ को यहाँ पर कवर करेंगे हम लोग। और एक क्वेश्चन आपको दिए थे हम लोग प्रैक्टिस करने के लिए जीडीपी के बारे में। तो यहाँ पे तीन चार लोगों ने कमेंट किया है जीडीपी के बारे में और नेशनल इनकम के बारे में। सबसे पहला नाम जो है शशांक जी का, जो कि रेगुलर पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस चैनल पे। और इसके बाद है सीमा जी, इसके बाद है सुशांत जी, इसके बाद है नेहा जी। ये लोग जो है ना रेगुलर विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल पे और यहाँ पे उनका रेगुलर प्रेजेंटेशन भी है, ठीक है। और आज भी एक क्वेश्चन दिया गया है प्रैक्टिस के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। सबसे पहला देख लीजिए यहाँ पे, अभी रूस यूक्रेन में जो चल रहा है विवाद, या जो आप देख रहे हैं स्थिति, तो इसको जल्द से जल्द हल करने के लिए, नॉर्मल कंडीशन करने के लिए ना, भारत यहाँ पे प्रतिबद्ध है, ठीक है। क्योंकि भारत का संबंध जो है ना यूक्रेन के साथ भी और रशिया के साथ भी, दोनों के साथ तालमेल बनाकर रखा है भारत ने, ठीक है। और भारत का जो विदेश नीति है ना, वो एक बैलेंस्ड, इसको बोलते हैं संतुलित विदेश नीति है। तो पूरा दुनिया भारत से यही उम्मीद लगाए हुए है कि जो अभी जो वर्तमान स्थिति देखने को मिल रहा है रशिया और यूक्रेन में, वो भारत ही सुलझाएगा उसको, ठीक है। भारत ही फैसिलिटेट करेगा उसको। आपको बता दें यहाँ पे रशिया बस इतना इतना डिमांड कर रहा है यूक्रेन से कि यूक्रेन जो है ना नाटो का मेंबर ना बने, नाटो का मेंबर ना बने, बस इतना ही चाह रहा है रशिया, ठीक है। और आपको बता दें जब रशिया पे आर्थिक प्रतिबंध लगा था क्या लगा हुआ है, तो बहुत सारे देशों ने, वेस्टर्न कंट्री और अमेरिका ने भारत पे दबाव बनाया कि आप रशिया से जो है क्रूड ऑयल ना खरीदें, ठीक है। पहले 9 बैरल के आसपास खरीदता था भारत, ठीक है। उसके बाद बढ़ा दिया भारत ने, इतना बढ़ा दिया ना कि रशिया और भी नज़दीक आ गया भारत के। क्लियर है। चलिए यहाँ पे मैप दिखा देता हूँ आपको। यही यूक्रेन, यूक्रेन का कैपिटल है कीव, इसको भी याद रखेंगे। और सेपरेटिस्ट वाला इलाका याद रखिएगा, लुगा, लुगांस्क, डोनेस्क और मैरीपोल। ये तीनों जो क्षेत्र है यूक्रेन का क्षेत्र है, लेकिन यहाँ पे सेपरेटिस्ट लोग रहते हैं यहाँ पे, ठीक है। लुगान, डोनेस्क और मैरीपोल, इसको आप याद रखेंगे। किस किस देश के साथ बाउंड्री शेयर है, तो यहाँ पे रशिया के साथ है, बेलारूस के साथ है, पोलैंड के साथ है, स्लोवाकिया के साथ है, हंगरी के साथ है और मोल्डोविया के साथ है। ये पोलैंड में अभी जो है ना, पोलैंड अभी न्यूज़ में आता है, इसलिए आता है क्योंकि भारत ने अंजीर का जो स्टॉक है ना पोलैंड को एक्सपोर्ट किया था। तो बेलारूस, पोलैंड, पोलैंड और स्लोवाकिया, हंगरी, यहाँ पे मोल्डोविया है, यहाँ पे रोमानिया है। सारे कंट्री का इस पर नाम याद रख लीजिएगा। आपको बता दे रहे इसका क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। ये पीडीएफ को हम अपने टेलीग्राम चैनल पे जो है यहाँ पे सेंड कर देंगे। और जो क्वेश्चन दिया जाएगा ना आपको प्रैक्टिस के लिए, उसका प्लीज़ आप लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट ज़्यादा से ज़्यादा लोग कीजिएगा। जो लोग करते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। जिसमें नेहा जी हैं, शशांक जी और सीमा जी, संगीता जी, ठीक है। ये जो है ना अपना आंसर देते हैं यहाँ पे और अच्छा भी लगता है मुझे। अभी जो है यहाँ पे ये अमित शाह जो है ना होम मिनिस्टर, उनके बेटे हैं जय शाह। तो ये जो आईसीसी के अध्यक्ष बनेंगे, क्या बनेंगे, आईसीसी के अध्यक्ष। इससे पहले किस पोस्ट पे थे, तो बीसीसीआई का सचिव, सेक्रेटरी की पोस्ट पे थे, ठीक है। चलिए, और आईसीसी का जो अध्यक्ष, इनसे पहले कौन था, न्यूजीलैंड का ग्रेग बार्कल, ग्रेग बार्कल। डायरेक्ट पूछेगा, ध्यान रखिएगा ये तमाम फैक्ट, इसलिए मैंने यहाँ पे कवर कर लिया। ये साउथ इंडियन हीरो, आपको पता ही है ना, अभिनेता है। तो अभी देखने को मिल रहा है ना कि जो मलयालम जो इंडस्ट्री है, जो मूवी इंडस्ट्री है, वहाँ पे जितने भी लोग कार्यरत हैं, जो ऊंचे ऊंचे पदों पे हैं, जो अभिनेता है, उन पे यौन शोषण का मामला यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे जो न्यूज़ में बहुत आ रहा है ना, समिति हेमा समिति किससे जुड़ा हुआ है, तो जो टॉलीवुड है, जो साउथ इंडियन मूवी इंडस्ट्री है, वहाँ पे जो यौन शोषण का आरोप लग रहा है जिन अभिनेता पे या पदाधिकारी पे, उसको जांच करने के लिए हेमा समिति बनना था। और मुझे लग रहा है कि ये इस बार जो है इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आ जाइए, चंद्रयान 3 जो हमारा मिशन था वो सक्सेसफुल हो गया ना। अब चंद्रयान 4 और चंद्रयान 5 पे यहाँ पे प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। भारत का जो प्रोजेक्ट होता है ना, उसकी खासियत पता है क्या है, भारत का जो यूसरो है जो लॉन्च करती है ना, उसकी खासियत क्या है, जो विदेशों में जो मूवी बनता है ना, उसका जो बजट होता है ना, उससे कम बजट में भारत प्रोजेक्ट को बना के लॉन्च कर देता है और सक्सेसफुल भी करता है। आप मंगलयान मिशन को देख लीजिए, चंद्रयान 3 को देख लीजिए, चंद्रयान 1 को देख लीजिए, मॉम मिशन को देख लीजिए, सारे कम बजट में और बेहतर तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया गया था।
तो कहते हैं ना कि अगर करने की शक्ति हो, इच्छा शक्ति हो ना, तो यहाँ पे आर्थिक बाधा नहीं बनता है। चलिए अब आते हैं एग्जाम में क्या क्या पूछेगा आपसे। इसरो, सबसे पहले इसरो याद रखिएगा, कब बना है? 1969 में, पहला फैक्ट। चंद्रयान 4 मिशन कब लॉन्च करने की बात की जा रही है? 2027 तक। आपको पता ना चंद्रयान 3 में विक्रम लैंडर जो था और प्रज्ञान रोवर जो था भेजा गया था, इसको याद रखेंगे। 23 अगस्त 2023 को जो चंद्रयान मिशन 3 था, वहाँ पे जो चंद्रमा था उसके साउथ पोल में भारत ने सॉफ्ट लैंडिंग किया था 23 अगस्त को। इसी डेट को याद करने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं? हम लोग बनाते हैं अंतरिक्ष दिवस, ठीक है। और इसरो के अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ। तो यहां तक आप याद रख पाइएगा तमाम फैक्ट को। आगे बढ़े हम लोग, चलिए देखिए यहाँ पे संजीव भट्ट जो है ना, याचिका पर गुजरात सरकार का नोटिस, कुल मिला के यहाँ पे उच्चतम न्यायालय के बारे में बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करेंगे, उच्चतम न्यायालय। चलिए हमारा जो संविधान है ना, संविधान उसको प्रोटेक्ट कौन करता है? हमारा सुप्रीम कोर्ट। हमारे संविधान का व्याख्या करने वाला कौन है? कि हाँ हमारा संविधान यही कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कितना है? 34। इस जज की संख्या बढ़ाने का पावर किसको है? सांसद को। सैलरी और पेंशन सुप्रीम कोर्ट के जजों को कहाँ से मिलता है? केंद्र का जो कॉन्सोलिडेट फंड है ना, वहां से मिलता है, ठीक है। और देख लीजिए यहाँ पे, और मुझे कुछ खास, हाँ जो हमारा फंडामेंटल राइट है 12 से 35, उसको प्रोटेक्ट कौन करता है? फंडामेंटल राइट को सुप्रीम कोर्ट, ठीक। और कुछ फैक्ट यहाँ पे, तो हाँ कॉलेजियम सिस्टम याद रखिएगा, ये वही सिस्टम है जो नामों की सिफारिश करती है कौन बनेंगे सुप्रीम कोर्ट के जज। सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंटमेंट कौन करता है? राष्ट्रपति, ठीक है। और 65 साल सुप्रीम कोर्ट के जजों का क्या है? वो होने का, रिटायर्ड होने का, ठीक है। इस पद पर बने रहेंगे। ये तमाम फैक्ट जो एग्जाम में पूछे गए ना, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अब आ जाइए यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, क्योंकि उत्तराखंड इसको लागू करने वाला है, क्लियर है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है? देखिए जब आपराधिक मामला होता है ना, मर्डर, ठीक है, जितना भी क्या हो गया, फौजदारी, क्रिमिनल केसेस, सारे के लिए एक ही कानून हो, चाहे किसी भी मजहब का हो। अगर आपने अपराध किया है तो आपको एक ही सजा मिलेगा, ठीक है, जो सभी को मिलता है। लेकिन अगर सिविल मैटर में बात करें, जैसे कि गोद लेने की प्रथा, तलाक, शादी, ये सब सिविल मैटर है, ठीक है। उत्तराधिकारी, इन मामलों में जो जितने भी मजहब के लोग हैं ना, सबके पर्सनल कानून लागू होते हैं। मतलब इस धर्म का है तो इस कानून को लागू किया जाएगा, ये धर्म का है तो इस कानून को लागू किया जाएगा। तो इससे यूनिफॉर्मिटी नहीं आता है, और हमारे देश में यूनिफॉर्मिटी लाना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इसी को लेकर इसी को बोलते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड, कि हम सभी के लिए एक कानून बनाएंगे, क्लियर है। देखिए विवाह का मामला, तलाक का मामला, विरासत का मामला, गोद लेने की प्रथा, सारे यूनिफॉर्म सिविल कोड में आता है। और हमारा संविधान जो है ना, कॉन्स्टिट्यूशन, उसका आर्टिकल 44 पढ़िएगा, तो वहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात किया गया है। आपको बता दें डीपीएसपी का ही पार्ट है 44। 36 से 51 तक जो हमारा आर्टिकल है ना, वो डीपीएसपी का पार्ट होता है। और डीपीएसपी में आर्टिकल 37 पढ़िएगा ना, उसमें लिखा हुआ है कि जो डीपीएसपी का जो पार्ट है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसको जो है मतलब लागू किया जा सकता है कानून बना के, मतलब स्वयं लागू नहीं हो सकता है, स्वतः लागू नहीं हो सकता। तो हमारा फंडामेंटल राइट क्या है? वो मेरा स्वतः लागू है, इसके लिए हमको कानून बनाने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी लागू है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। इससे क्या होगा, जब समान नागरिक संहिता लग जाएगा ना, तो जो आप देखेंगे 5 करोड़ मामला जो लंबित है हमारे कोर्ट में, ठीक है, विभिन्न धर्म के लोगों का, विभिन्न पर्सनल कानून के कारण, तो उसमें जो है बहुत कमी आएगा, और न्याय जो जस्टिस है उसको तुरंत मिलेगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा, मैं इसमें काम आएगा आपको। ये देखिए महिलाओं पे ये आर्टिकल छपा हुआ है, अभी आप देख रहे हैं ना, कोलकाता का मामला देख रहे हैं, महाराष्ट्र का मामला, हरियाणा का मामला, ये तमाम जगह यौन शोषण हो रहा है, पूरे देश में जो है चर्चा का विषय बना हुआ है, और महिलाओं को लेकर पूरा जो है चिंतित है पूरा समाज, ठीक। तो महिलाओं के सामने चैलेंजेस क्या है, आपको बस ऐसा चुनौती लिखना है, फ्लो चार्ट बनाना है, महिलाओं के सामने चुनौती क्या है। तो देखिए एक तो पुरुष प्रधान समाज है, वो बहुत बड़ा चैलेंजेस है। समान काम के बदले जो है समान वेतन भी नहीं मिलता है, ये भी मामला है। शिक्षा को लेकर बहुत बड़ा चैलेंजेस है, और गरीबी, बेरोजगारी, आधारभूत संरचना का अभाव,
जागरूकता का कमी, तो यहाँ पे कानून बनते हैं, जो योजनाएं बनते हैं, योजनाएं उसको सही से लागू नहीं हो पाता है, फंड की कमी है, ठीक है, फंड भी बहुत कम होता है, यौन शोषण, ये सब जो है ना चैलेंजेस है महिलाओं के सामने। फिर आपने देखा होगा कन्यादान, कन्यादान जो शब्द है ना, ये जो है कहीं ना कहीं वस्तु की तरह रिप्रेजेंट करता है महिलाओं को, ये भी बहुत चैलेंजेस है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे घर का इज्जत के नाम पे जो है उनके फंडामेंटल राइट को यहाँ पे क्या किया जाता है, वायलेशन किया जाता है, घरेलू हिंसा, डोमेस्टिक वायलेंस, ये सब क्या है, चैलेंजेस हैं। सरकार ने इससे निपटने के लिए क्या क्या प्रयास किए हैं, तो प्रयास में आपको बस ऐसे ही लिखना है, मेंस में सब पूछता है, प्रयास में लिखना है जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला योजना, और क्या है, वन स्टॉप सेंटर, ठीक है, और फंड, लैंगिक फंड, ठीक है, महिलाओं के लिए अलग से जो है यहाँ पे फंड का प्रोविजन किया गया है। और क्या यहाँ पे बेटी बचाओ बेटी, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, तमाम जो है प्रयास महिलाओं के सशक्त करने के लिए किया गया है, ठीक है, समझ रहे हैं इसको। आइए अब आते हैं पर्यावरण को लेकर। देखिए पर्यावरण अभी जो है ना, क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा मसला है। कल मैंने ओम पर्वत के बारे में बात किया था, जो पर्वत पे हमारा ओम दिखता था लिखा हुआ बर्फ के फॉर्म में, वो गायब हो गया, ये क्लाइमेट चेंज के कारण हो गया। इसके पीछे भी हमने कल बात किए थे कि मानव गतिविधि बढ़ गया है, साउंड पॉल्यूशन बढ़ गया है, वायु प्रदूषण हो गया ना, विस्फोटक, पेड़ों को काटना, सुरंग बनाना, ये सब से जो ना वहाँ का इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो गया। क्लियर है, वहाँ का इन्वायरमेंट क्या हो गया, गर्म हो गया, गर्म हो गया तो वहाँ पे बर्फ जो है पिघल गया, पिघल जाता है तो जो नदी होता है उसमें वाटर लेवल बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है, बाढ़ आने की संभावना बढ़ जाता है। और जब ये समुद्र में पहुंचता है तो सुनामी जैसे खतरा, या जो आइलैंड होते हैं वो डूबने की आशंका बढ़ जाता है। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें पर्यावरण को लेकर, तो यहाँ पे पूरा आर्टिकल को आप इसको पढ़िएगा ना, तो एक पौधे माँ के नाम याद रखिएगा। ये जो योजना है ना, इसको इस बार जो 5 जून है ना 2024, उस दिन लॉन्च किया गया था, एक पौधे माँ के नाम, प्रधानमंत्री जी के द्वारा। इससे क्या होगा, अगर हमारे देश में 140 करोड़ का आबादी है, अगर सब एक एक पेड़ भी लगाएंगे ना, तो हमारे देश में जो इकोसिस्टम है ना, बहुत उसमें सुधार देखने को मिलेगा। तो अच्छा प्रयास है, इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। कुल्लू नेशनल पार्क आपको बता दें, KNP, ये मध्य प्रदेश में, आपको पता है ना, नाम्बिया और साउथ अफ्रीका से हम लोग यहाँ पे चीता को ला रहे हैं और उसको यहाँ पे रिहेबिलिटेट कर रहे हैं, ताकि हमारे इकोसिस्टम में जो फिर से देखने को मिले चीता। आपको बता दें यहाँ पे ईरान में ही जो है बच्चे खुचे ईरान मतलब चीता देखने को मिलेगा, एशियाटिक जो चीता होते हैं। अभी हम लोग कहाँ से ला रहे हैं, नाम्बिया और साउथ अफ्रीका से, और भी जैसे सूडान हो गया, माली, जितने भी अफ्रीकन कंट्री है ना, वहां से भी हम लोग लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो अभी क्या हुआ, न्यूज में क्यों आ गया, न्यूज में इसलिए आ गया कि पवन नाम का जो चीता था ना, उसका मृत्यु हो गया, डेट हो गया। इससे पहले भी गामनी नाम की एक चीता थी, उसका भी डेट हो गया। तो इसके पीछे क्या कारण है, जो हमारे चीताओं पे जो है क्या हो रहा है, चीताएं जो सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, तो इस पर ध्यान रखने की जरूरत है। अब आ जाइए, जो स्टॉक मार्केट होता है, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट होता है, उस पर किस किस चीज़ का प्रभाव पड़ता है। तो अभी रसिया यूक्रेन का वार दिख रहा है ना, वो भी पड़ रहा है। यूएसए में जो जो फेडरल रिजर्व बैंक है, फेडरल FBI, फेडरल बैंक है, उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। जो वेस्टर्न एशिया है, वेस्टर्न एशिया, वहाँ पे जो चिंता या तनाव का स्थिति बना हुआ है, उससे भी यहाँ पे प्रभाव पड़ता है। क्रूड ऑयल का जो प्राइस है ना, वो बढ़ रहा है, तो इससे भी स्टॉक मार्केट में यहाँ पे इफेक्ट देखने को मिलता है। और आपको बता दें, कई देशों में भी स्टॉक मार्केट है, जैसे कि हांगकांग में, अगर हांगकांग की बात करें, हांगकांग में तो उसको बोलते हैं हैंगसेंग। जापान में इसको क्या बोलते हैं, निक्की। और साउथ कोरिया को क्या बोलते हैं, साउथ कोरिया में कॉप्सी, कॉस्पी। और क्या हो गया, संघाई। चाइना में क्या हो गया, संघाई देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर हम लोग बात करें अगले मुद्दे पे, तो यहाँ पे ओमान के साथ जो है ना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में बात चल रहा है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, FTA। देखिए FTA का मतलब क्या होता है, जो भी देश के बीच में FTA एग्रीमेंट होता है ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही किया जाता है कि जितना भी टैरिफ वगैरह है, टैरिफ हो, ठीक है, प्रतिबंध हो, उसको कम से कम किया जाए, तब वस्तु और सेवाओं का जो आदान प्रदान जो है ना एकदम स्मूथली हो, इसी को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कहते हैं। तो भारत ने जो है सार्क के साथ किया हुआ है, आसियान कंट्री के साथ किया हुआ है, ऑस्ट्रेलिया के साथ किया हुआ है, जापान के साथ किया हुआ है, क्लियर है, और भी कई देशों के साथ किया गया, उसमें अब आपका ओमान के साथ बातचीत चल रहा है। अब आते हैं GST काउंसिल, ये क्वेश्चन पूछा गया है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ये। आर्टिकल 279A में जो है इसका जिक्र किया गया है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर, FM होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग। अभी
खरीफ फसल, देखिए 2 प्रकार के फसल होते हैं, 3 प्रकार के, खरीफ फसल, रबी फसल और जायद फसल। जो बरसात के मौसम में जो होता है तरबूज खीरा ककड़ी वाला जो मौसम होता है वो जायद फसल होता है। रबी फसल में गेहूं हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, रबी फसल। खरीफ फसल में धान, धान का फसल, श्री अन्न मतलब जो मोटे अनाज हो गए, और दलहन, ये सारे जो खरीफ फसल के अंतर्गत आते हैं। ये डाटा याद रखिएगा, 1062.08 लाख हेक्टेयर से अधिक हो गया है, ठीक है, बुआई क्षेत्र। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। फिर आ रही रूस और मिसाइल का ड्रोन यूक्रेन पर हमला, 2 की मौत। कुल मिलाकर आपको बता दें, रशिया यूक्रेन के बीच में युद्ध कब शुरू हुआ था? फरवरी 2022। उसर के जो क्षेत्र न्यूज में रहा था ना, किस क्षेत्र में है? ये रशिया में है, ठीक। और हम लोग मैप तो दिखाई दिए, स्टार्टिंग में आपको मैप दिखाए थे रशिया यूक्रेन के बीच में, जिसमें सोमालिया है, नहीं, इसमें बुल्गारिया है, रोमान है, पोलैंड है, बेलारूस है, ये सब तमाम कंट्री जो है यूक्रेन और रशिया की कंट्री है, नेबर कंट्री है, तो इसको ध्यान रखना आपको। फिर आ रहे हैं यहाँ पे एल डोपा क्या है? ये केमिकल है। हमारा जो जो ट्रांसमीटर होता है ना, ब्रेन का जो सेल होता है ना, न्यूरो ट्रांसमीटर, तो उसमें ये पाया जाता है एल डोपा। तो अभी अल्जाइमर आप देख रहे हो, पार्किंसंस रोग, ये क्वेश्चन पूछ लेगा आपको साइंस वाला सेक्शन में कि पार्किंसंस रोग जो है इससे कौन सा बॉडी का पार्ट इफेक्ट होता है? तो ब्रेन होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, आदमी याद का जो मेमोरी होता है ना, लॉस होते जाता है। आगे बात करें हम लोग, तो अभी जो है आईपीएस अधिकारी, क्या नाम है इनका? बी श्रीनिवासन, ये एनएसजी के प्रमुख बने, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के प्रमुख, क्या नाम है इनका? श्री बीनिवासन। अब रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने? सतीश कुमार। ये दोनों फैक्ट याद रखिएगा। एक क्वेश्चन है, बीपीएससी में पूछा गया ये वाला, आई थिंक पिछले साल ही पूछा गया था। ये क्वेश्चन आपके लिए पढ़ देते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 है, किस ग्रेड से व्यावसायिक शिक्षा को मुख्यधारा की शिक्षा में एकीकृत करने पर जोर देता है? तो ग्रेड 6, ग्रेड 8, ग्रेड 10, ग्रेड 12। चलिए इंग्लिश में पढ़ देते हैं। द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 emphasizes the integration of vocational education into mainstream education from which grade onward। तो किस ग्रेड से होता है? आपका जवाब का हम इंतजार रहेगा। जो भी यहाँ पे जवाब देते हैं ना, तो उनका यहाँ पे जो इस वीडियो में नाम लिया जाता है, और कोशिश किया जाता है कि चीज़ों को जो यहाँ पे सिंपल तरीके से रखा जाए। अगर आपको हमारा पीडीएफ अच्छा लगता है तो अपना फीडबैक जरूर दें। हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, इसका लिंक जो है अवेलेबल रहेगा, क्योंकि उसी टेलीग्राम चैनल पे क्या मिलेगा आपको? ये पीडीएफ देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।